हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है मेरे इस सीरीज में, लाइब्रेरियन साइंस की सीरीज में। लाइब्रेरी साइंस के सीरीज में ये पार्ट 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। हमने 3 क्लासें कर चुके हैं, जिसमें कि आपको लाइब्रेरी के प्रकार बताया गया है। SR रंगनाथन सर का बारे में बताया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला चीज़ है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब? तो 21 मार्च 1861 में, 1836 में, 21 मार्च 1836 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो राष्ट्रीय लाइब्रेरी सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, बड़ा होगा ही क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी है। भारत की बौद्धिक संपदा को संरक्षित रहता है, यानी भारत के सांस्कृतिक चीज़ों को ये संरक्षित रखता है। इसमें भारत के सभी प्रकार के दस्तावेज यहाँ पे उपलब्ध होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय पुस्तकालय है कलकत्ता। राष्ट्रीय पुस्तकालय लीगल डिपॉजिट के रूप में भी काम करता है। यानी लीगल डिपॉजिट का मतलब कि कोई प्रकाशक है, उसको अपना एक कॉपी वहाँ पे रखना पड़ता है, तब वो लीगल डिपॉजिट कहलाता है। जो प्रकाशक है, उसे एक पुस्तक उसे डिपॉजिट के रूप में रखनी पड़ती है। ठीक है, उसका कोई पैसा इसको नहीं दिया जाता है, जो प्रकाशक है। ठीक है, यह पुस्तकालय रिसर्च यानी संशोधन या संदर्भ सेवा रेफरेंस के लिए भी इसकी सेवा प्रदान करता है। यानी कि किसी विषय पे हमको रिसर्च करना है, या कोई विषय है उसको और अधिक जानते हुए उस पर संशोधन करना है, तो यह भी सेवा प्रदान करता है। कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 21 मार्च 1836 को हुई। ठीक है, यह डेट याद रखेंगे, 21 मार्च 1836 कलकत्ता राष्ट्रीय पुस्तकालय। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको बनाने में किसका हाथ माना जाता है? तो J.H. स्टॉकवेलर का। ठीक है, द इंग्लिश मैन के संपादक जो बुक है द इंग्लिश मैन, उसके है J.H. स्टॉकवेलर। ठीक है, भारत में सार्वजनिक उपयोग के लिए पहली पुस्तकालय जो कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, वो सार्वजनिक यानी कि सभी प्रकार के लोग उसमें आके पढ़ सकते हैं। ये हुआ सार्वजनिक पुस्तकालय, जो कि सार्वजनिक आपको प्रकार में बताया गया था पुस्तकालय के। उसको पढ़ लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला सार्वजनिक पुस्तकालय और पहला राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जो कि इसमें स्थापना में मुख्य योगदान J.H. स्टॉकवेलर ने दिया था। ठीक है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में अब देखते हैं। ये कोई सरकारी संस्था नहीं थी। जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी है, वो सरकारी संस्था नहीं थी। इसमें लोगों के द्वारा इसमें दान किए जाते थे, ताकि दान किए हुए पैसे से इसमें पुस्तकें आएँ और सभी को निःशुल्क पुस्तक प्रदान किया जा सके। ठीक है, सभी को निःशुल्क पुस्तक प्रदान किया जा सके। यह स्वामित्व के आधार पर था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो उसका मतलब अध्यक्ष बन जाएगा, मालिकपन बन जाएगा। ठीक है, यानी इसमें मिनिमम पैसा जो रखा जाता है कि 300 रुपया के करीब जो देगा वो मालिक बन जाएगा उसका। ठीक है, इसको भी किस्त में दिया जाता था, 100 रुपया करके 3 बार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 300 रुपया, ये उतना ज़रूरी तो नहीं है।
सभी के लिए फ्री में यहाँ पे उपलब्ध कराए जाते थे और यह अनुदान से चलता था, जैसा कि मैंने बताया। जो कि पहला स्वामित्व माना जाता है उसे प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर को, ठीक है? जो पहला स्वामित्व माना जाता है इनको प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर प्रथम न्यासी थे, ठीक है? अध्यक्ष थे, ठीक है? 1850 के रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के सभी भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह था। इस पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी में 1850 के रिपोर्ट में बताया गया कि सभी भाषाओं में यहाँ पे पुस्तकें उपलब्ध थी, यानी गुजराती, मराठी, सभी भाषाओं में यहाँ पे उपलब्ध थी। पश्चिम बंगाल एवं पश्चिमोत्तर के कुछ राज्य थे, उनके द्वारा भी कुछ दान दिए जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा भी कुछ दान दिए जाते थे इस कार्य में, ठीक है? इसे लोगों का विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें सभी प्रकार के पुस्तकें उपलब्ध थी, सभी भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध थी, इसलिए लोगों का विश्वविद्यालय इसे कहा जाता था। इसे ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि लोगों का विश्वविद्यालय किसे कहा जाता था, और इसकी स्थापना भी आपने देख चुका है। द इम्पेरियल लाइब्रेरी, इसको देखेंगे तो द इम्पेरियल लाइब्रेरी 1891 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है? 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी और 1891 में इसकी द इम्पेरियल लाइब्रेरी की। इस समय इसका विभाग सचिवालय था, जिसमें पुस्तकालय था, ठीक है? तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो यह सचिवालय विभाग में ही पुस्तकालय यह था, द इम्पेरियल लाइब्रेरी, ठीक है? उस समय सचिवालय में जो पुस्तकालय होते थे उसी को इम्पेरियल लाइब्रेरी को माना जाता था, ठीक है? उस समय सिर्फ अंग्रेजों को उपलब्ध थी कि सिर्फ अंग्रेजी जो शाही परिवार से आते हैं उन्हीं को इसमें जाने की अनुमति थी, ठीक है? सभी सचिवालय के पुस्तकालयों को मिलाकर इम्पेरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया। जो सचिवालय में जितने भी पुस्तकालय थे उसको मर्ज करके इम्पेरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया। यह पुस्तकालय गृह विभाग के अंदर आता, क्योंकि सचिवालय में था तो यह पुस्तकालय गृह विभाग के अंदर आएगा। यह सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं था, उस समय तक यह सार्वजनिक लाइब्रेरी नहीं था जब स्थापना हुआ था, क्योंकि इसमें शाही लोग आते थे और अंग्रेज लोग आते थे, ठीक है? इम्पेरियल लाइब्रेरी एवं कलकत्ता लाइब्रेरी का एकीकरण यानी मर्ज कर दिया गया, दोनों लाइब्रेरी को मर्ज कर दिया गया। इस समय वायसराय जो थे, जब मर्ज किया गया उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है? तो इन्होंने निर्णय लिया कि दोनों लाइब्रेरी को एकीकरण किया जाए। निर्णय लिया 1902 में, इम्प्लीमेंट हुआ 30 जनवरी 1903 को, ठीक है? कलकत्ता में जो मेटकाक हॉल है उसी में, ठीक है? 30 जनवरी 1903 को कलकत्ता में जो मेटकाक हॉल है उसी में इसका एकीकरण किया गया। इसको जनता के लिए खोल दिया गया और इसका लक्ष्य मुख्यतः विद्यार्थी का कार्यस्थल बनाने का था। मतलब कि विद्यार्थी लोग पे ज़्यादा फोकस था, इसमें सार्वजनिक था लेकिन विद्यार्थी लोग को ज़्यादा सुविधा देने की, मतलब ज़्यादा सुविधा देने की ये लक्ष्य था कि विद्यार्थी हमारे रहेंगे तभी ना आगे बढ़ेगा देश। जॉन मैकफार्लेन जो था वो ब्रिटिश संग्रहालय में सहायक के अध्यक्ष पे था, जो ब्रिटेन में था। जॉन मैकफार्लेन जो था वो पुस्तकालय में अध्यक्ष था, सहायक अध्यक्ष था। तो इसको बुलाया गया भारत में क्योंकि इसको जब मर्ज कर दिया गया तो कोई तो चाहिए लाइब्रेरियन साइंस के पद पे, तो इसको बुलाया गया भारत में, ठीक है? इनको भारत बुलाया गया और इम्पेरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था। प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन, ठीक है? इसको याद रखिएगा, जब मर्ज होने के बाद, ठीक है, इम्पेरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष का ये नहीं है प्रथम, लेकिन जब मर्ज होने के बाद इनको भारत में बुलाया गया तो इम्पेरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया, ये याद रखिएगा, जब मर्ज होने के बाद, ठीक है? बाद में मृत्यु इनकी होने के बाद हरिनाथ जो जॉन
जॉन मैक मैकफार्लेन थे। इनकी मृत्यु के बाद हरिनाथ दे को इस पद पे बैठाया गया और इनकी मृत्यु के बाद जे जैपमैन को बैठाया गया। ठीक है, इनके रिटायर होने के बाद बहादुर एम.ए. असदुल्ला को बनाया गया। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी का राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में घोषणा। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 इंपीरियल लाइब्रेरी का राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में कब घोषणा की गई? तो इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 में बताया गया है कि इसमें इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पुस्तकालय 1 फरवरी 1953 इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम जो था उसमें बताया गया है कि इसमें इसका नाम बदला गया था और तभी राष्ट्रीय पुस्तकालय कर दिया गया था। उसमें नाम बदल कर इसे राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में घोषणा कर दी गई थी 1 फरवरी 1953 यानी जन सामान्य के लिए खोला गया। 1 फरवरी 1953 जब मर्ज होने के बाद 1 फरवरी 1953 को जन सामान्य के लिए खोला गया, यानी आम लोगों के लिए खोला गया है, यानी स्वतंत्रता के बाद ये कहानी है। ठीक है, इसमें इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पुरस्कार किया गया और 1 फरवरी 1953 में जन सामान्य के लिए खोला गया। इसकी उद्घाटन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसके उद्घाटन और इसके प्रथम अध्यक्ष बी.एस. केशवन थे। ठीक है, बी.एस. केशवन थे। इसके प्रथम जब राष्ट्रीय पुस्तकालय की घोषणा होने के बाद, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद जब इसको राष्ट्रीय पुस्तकालय की घोषणा की गई तब उस समय प्रथम बी.एस. केशवन थे। ठीक है, और इसमें इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें जैसा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय ऊपर भी बताया हूँ कि इसमें मुख्य विशेषता थे लीगल डिपोजिटर होंगे, यानी कानूनी जमा पुस्तकालय, यानी कि जो प्रकाशक है उसको एक कॉपी अपना रखना पड़ेगा इसमें, उसके लिए उसको कुछ पैसा वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, भाषाओं की विविधता थी, सभी भाषा में इसमें उपलब्ध थी। 25 से ज़्यादा भाषा में, सोचिएगा 25 से ज़्यादा भाषा में इसमें उपलब्ध थी। स्पेशल कलेक्शन थी जिसमें कि दुर्लभ पांडुलिपियाँ थी, ऐतिहासिक दस्तावेज थे, डिजिटलीकरण हो गया था, जैसे कि कुछ पांडुलिपियाँ होंगी या कुछ दस्तावेज हो गए पुराने ज़माने के जो कि सड़ने के कगार पे आए होंगे तो उसका डिजिटलीकरण किया गया होगा। और रिसर्च एंड रेफरेंस सेंटर भी इसको माना गया, संशोधन करने के लिए भी इसको मतलब खोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप राष्ट्रीय पुस्तकालय में ध्यान देंगे। ठीक है, तो इतना ही था और आगे टॉपिक आपको नया मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।